Hello everyone, welcome to Lecture Force. In this video, we will discuss frequently asked question of Group X and Double एग्ज़ाम. ये क्वेश्चंस जो हैं वो लेटेस्ट पैटर्न के एनालिसिस करने के बाद मेमोरी बेस्ड हैं जो प्रीवियसली बहुत पूछे जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जा सकते हैं. तो कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं, स्टार्टिंग में उन न्यूमेरिकल को देखेंगे. आफ्टर दैट उसी तरह के जैसे वो थ्योरेटिकल कल वीडियो आया था उसी तरह से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यार बहुत बहुत थैंक्स सभी लोगों का जो कल का वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने. और इन सबको देख के बहुत खुशी मिलती है कि एटलीस्ट कुछ तो हो जिनको कंटेंट की कद्र है, यानी कि जो समझते हो कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा कंटेंट रिलेवेंट है और कौन सा यूजलेस है. तो ये सब देख के अच्छा लगा. और दैट्स वाई कि 1 बज रहा है और मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ वीडियो, तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की जो इमोशंस का अटैचमेंट है वही हमें मजबूर करता है अपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के वीडियो अपलोड करने के लिए. तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं. मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने ही चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर इतने किलोग्राम नाइट्रोजन के ताप में इतने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी. क्या ठीक है. तो सबसे पहले तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी. अब सी दो होती हैं, एक होती है स्थिर कांस्टेंट पर, एक होती है स्थिर आयतन पर. तो यहाँ पे स्थिर दाब है तो सी पी यूज होगा. आपने मेयर का सूत्र पढ़ा होगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. ठीक है. तो यहाँ पे सी पी और सी बी में ये कुछ जो क्लू पॉइंट होते हैं वो क्वेश्चंस को रीड करने पे ही समझ में आते हैं. जैसे स्थिर दाब को देखते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे सी पी यूज होने वाला है. तो सिंपली अगर इसको सॉल्व करें तो वैसे तो अगर आपका पता है तो बहुत जल्दी कर लोगे, बट मुझे कॉन्सेप्ट बताने हैं. तो जैसे दो चुनौतियां हैं, एक म्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो म्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, एन अपॉन एन, यानी कि भार बटे अणु भार. अब इसका इतने किलोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ग्राम आ जाएगा. और अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना भी नहीं आ रहा है देन आपको यू शुड लीव द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप एक्स आई थिंक. तो इसका 2 ग्राम हो गया. अब अणु भार कितना होता है, नाइट्रोजन का 17 रहता है तो क्रमांक और उसका दुगना कितना होता है, आई थिंक 28. ठीक है. और ये हो जाएगा 20. कितना हो जाएगा, ये इसको कन्वर्ट करोगे तो 20 ग्राम होगा. तो जब इसको कट करोगे तो 5/7 आएगा मोलों की संख्या. ये भी एक अपने आप में छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है एक नंबर में. ये भी पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है. और इस क्वेश्चन में क्या है कि अब हमने क्या देख लिया, हमने फॉर्मूला देखा Q इज इक्वल टू म्यू सी पी डेल्टा टी. डेल्टा टी सिंपली दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में. जब तापांतर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसको उसके केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वही सेम आता है. तो यहाँ पे 45 ही रखेंगे तो 45 रख देंगे. म्यू कितना अपन ने निकाला, 5/7. अब सी पी वैसे तो जिनका रिवीजन अच्छा होगा उनको तो पता है 7/2r होगा, 7/2r. और r की वैल्यू होती है 8 पॉइंट कितनी होती है, 8.3. आप लोग इसको रख दोगे तो सिंपली आ जाएगा 933, अप्रोक्स 933 जूल. यही आंसर होगा. अब देखो ये डेल्टा टी रख दिया, म्यू रख दिया, दो बातें तो समझ में आई सर, बट ये सी पी 7/2r कैसे हो गया. तो इसको जिनको ये आता है सी पी 7/2r कैसे हो गया वो 2 मिनट आगे वीडियो जाके देख सकते हैं. जिनको नहीं आता है वो छोटी छोटी 2-3 बातें हैं वो यहाँ पे समझते हैं. बात यह है कि सी पी 7/2r कैसे आया, 7/2r, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. एक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं कि द्विपरमाणु के लिए एक होती है डाई एटॉमिक, एक दो नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है तो उसके लिए स्वतंत्र की गोटियां कितनी होंगी, 5. एक परमाणु के लिए होती हैं 3. ठीक है, ये तो आपको पता होगा. तो एक मेयर्स ने सूत्र दिया था सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. ठीक है. अब हमें अगर सी वी पता चल जाए तो हम सी पी निकाल सकते हैं. तो सी पी के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि सी पी इज इक्वल टू होता है आर अपॉन लैम्डा माइनस 1. जहाँ पे ये क्या होता है, अब लैम्डा भी निकालना नहीं आता तो मैं बता दूँ लैम्डा कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/2/f, जहाँ पे f होती है स्वतंत्र की कोटियाँ. तो स्वतंत्र की कोटि कितनी हो जाएगी इसके लिए, 5 हो जाएगी. डायटोमिक है तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 बन जाए 5 और +2 7/5 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 7/5. अब यहाँ पे सी वी कितना हो जाएगा, r अपॉन ये हमने 7/5 निकाला लैम्डा तो 7/5 - 1 तो 7/5 इधर 5 जाएगा तो 2/5 आएगा, यानी कि 5 ऊपर जाएगा तो 5/2r आएगा, 5/2r. ध्यान से देखना
5/2r क्या आया, सी वी। अब सी वी 5/2, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, सी वी अपन का निकला 5/2r। अब मेरे का सूत्र लगा दो, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब हमें सी पी निकालना है, तो सी वी कितना है 5/2, तो उधर जाएगा तो आर में जुड़ जाएगा 5/2r। तो ये अब कितना आएगा, 2 × 2 और 5 7/2r। तो इस तरह से हमने वहाँ पे डायरेक्ट 7/2r लिख दिया था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो हो सकता है किसी को कठिन लग रहा हो तो वो डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल को स्किप करके 10-15 मिनट के आगे जाके देख सकता है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो मेरा काम है आपकी कन्फ्यूज़न दूर करना। एक बर्तन में 2 मोल हीलियम है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई मैं अनरिलेवेंट चीज़ नहीं कराता हूँ, जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे बन रहा है, वही मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। एक बर्तन में 2 मोल हीलियम गैस तथा 1 मोल ऑक्सीजन, आई थिंक यहाँ पे मैं जूम इन कर लेता हूँ, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन गैस का मिश्रण 300 केल्विन ताप पर है। इनकी वर्गमाध्य मूल चाल का अनुपात बताइए। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट कैसे, जो आपका VRMS होता है उसका फॉर्मूला होता है 3RT अपॉन उसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार। तो ये सब यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि जो उसके लिए है वही उसके लिए है, ठीक है। और मोल का यहाँ पे कोई काम नहीं है इस फॉर्मूले में। तो वी कैन से कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, यानी कि V हीलियम का अपॉन V आर्गन का हो जाएगा। अब इसके इनडायरेक्टली है तो उसका मास ऊपर आ जाएगा, आर्गन का मास अपॉन हीलियम का मास, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे हो जाते हैं। अब चैलेंज ये है कि आर्गन का क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे कोष्टक लगा के दे देंगे कि आर्गन का इतना परमाणु भार है और हीलियम का इतना है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन को तो सब ऑक्सीजन का मैक्सिमम पता रहता है, नाइट्रोजन का रहता है, O2 का रहता है। बट बिलीव मी, ये क्वेश्चन एक लड़के ने मुझे बताया कि AA के एग्जाम में कि वो आर्गन वाला आ गया क्वेश्चन, और आर्गन का नहीं पता था। तो मुझे लगा, वैसे मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्गन का अब √ ये तो इधर तो पता ही आपको क्या होगा उसका, हीलियम का और आर्गन का। तो आर्गन का ऊपर रखना है, और आर्गन का लगभग होता है 39, तो कैलकुलेशन के रूप में आपको 40 ही रखना है। और हीलियम का तो आपको पता ही है, हीलियम का कितना होता है 2He4 यानी कि 4। तो जब 4 से ये कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि √10। अब थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा आप उन नज़रों से देखो कि 10 का मतलब 9 से बड़ा, 9 से जब 9 का वर्गमूल लेंगे हम तब 3 आएगा। आपको इस तरह की थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि जब 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 9 से भी बड़ा है तो 3 से भी थोड़ा स्लाइटली अबव आएगा। तो 0.3 ये तो 1 से भी कम है, ये 2 है यानी कि 3 से तो बड़ा होगा। ये तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हमने कर दिए इस तरह की थिंकिंग से। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से अप्रोच रखनी है आपको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचने बैठ के सोचने लगोगे 10 का क्या होगा, तो इससे नहीं काम चलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। इनके बाद वो मैं उस तरह के भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो, और मैं कराऊंगा भी आगे आने वाले समय में। यदि 2 ध्वनि तरंगें जिनके समीकरण हैं 2 sin 200 पाई t x माइनस, और देखो ये टफ लग रहा है देखने में, सिर्फ जो देखने में टफ लगता है वो उतना ही ईजी होता है, अध्यारोपित होती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सुनाई पड़ने वाले विस्पंदों की आवृत्ति ज्ञात करो। इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो हो सकता है मे बी कि सुनाई देने वाले प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या बताओ, या इस तरह से 2 इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि प्रति सेकंड कितने विस्पंद, तो इस तरह से ऑप्शन होंगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, केवल मैंने बताया विस्पंदों की संख्या होता है आवृत्तियों का अंतर, आवृत्तियों का अंतर यही तो होता है विस्पंदों की संख्या। अब मेरे पास टास्क ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से हमें n1 मिल जाए और सेकंड इक्वेशन से n2 मिल जाए, मेरा काम हो गया। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है n1। तो आपको पता होगा n बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या होता है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई n, तो यहाँ से n अगर निकालेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब
ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब इस वाले इक्वेशन से देखो ओमेगा कितना होगा, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, कोणीय आवृत्ति। वैसे ये मानक रूप होता है ए, ये होता है एम्पलीट्यूड आयाम, तो आयाम इसका 2 है। ए साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन के बाद जो टी तक रहता है, टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा रहता है। तो ओमेगा ऊपर वाले में 200 पाई है, तो ओमेगा की जगह पे 200 पाई रखेंगे, अपॉन में 2 पाई, तो 2 पाई। तो इसको सिंपली कट करेंगे, आपको ये मेंटली कर सकते हो आप ये कैलकुलेशन। तो आपका n1 कितना मिल गया, सिंपली n1 आपको मिल गया 100 टाइम कट हो जाएगा तो 100 हर्ट्ज। ठीक है, ध्यान से देखना। आप सेकंड वाले में आपको कुछ नहीं करना है, एक आपने समझ लिया, सेकंड में देख ही निकाल लो। ओमेगा टी यानी कि ओमेगा की जगह पे लिखा हुआ है 208, तो बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हर्ट्ज, यानी कि n2 हमें मिल गया 104 हर्ट्ज। ठीक है, तो सिंपली इसका जो डिफरेंस है n1 और n2 का, जो n1 और n2 का डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है, उसका 100 आया, उसका 104 आया, तो वी कैन से कि आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से इसको अप्रोच करना था। मे बी वो आपसे पूछ सकता था कि प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई दे सकते हैं, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कार्नो इंजन से पे डिपेंड है। देखो कार्नो इंजन से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है, और मैं जो इसके 2 टाइप बनते हैं वो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में करा चुका हूँ। तो देखते हैं, इसका एक वेरिएशन इस तरह से भी पूछेगा कि एक ऊष्मा इंजन है, 400 केल्विन टेम्परेचर पर स्रोत से 100 कैलोरी ऊष्मा लेता है तथा 80 कैलोरी सिंक को देता है, तो सिंक का ताप क्या है। मैं भी पूछ सकता है कि इंजन की दक्षता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 बातें आपको पता होनी चाहिए कि स्रोत को जो कैलोरी ऊष्मा लेता है वो होती है Q1, और जो सिंक को देता है वो होता है Q2। ठीक है, ये 2 छोटी छोटी बातें। देन इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो जो Q1 और Q2 का रेशियो रहता है वो उनके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें उनका Q1 गिवन है और Q2 जो देता है वो Q2 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर उस रेशियो को उधर करेंगे, क्योंकि हमें T2 निकालना है, T1 तो गिवन है कितना है 400 इंटू, अब केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं क्योंकि ऑलरेडी केल्विन में ही है। अब इंटू Q2 कितना है 80, क्योंकि जो देता है सिंक को वो Q2 होता है, बस यहीं पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। Q2 अपॉन उसका 100, अब इसको कट करेंगे तो 84 जा 320 केल्विन। टेम्परेचर सेकंड में गया 320 केल्विन। एक तो आंसर मेरा आ चुका है, और मे बी एक इतना ही पूछे, लेकिन हो सकता है इतना पूछते कि उसकी दक्षता क्या है। तो दक्षता का सिंपली फॉर्मूला होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 80 अपॉन 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर तो आएगा 0.2। अगर 0.2 का परसेंटेज निकालोगे आप तो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दक्षता का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस करा दिया, लेकिन ऑलरेडी मैंने फिर क्यों लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा ही जाएगा, तो इस तरह से रिवीजन भी हो गया आपका। अब देखते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होते हैं, इनमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये सीधा सीधा टू द पॉइंट आपसे रिलेशन पूछेगा एग्जाम में, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपसे पूछेगा। यहाँ पे वो पी करके दे देगा, 4th ऑप्शन डिज़ाइन कर देगा एग्जामिनर, और आपको रिलेशन बताना होगा। तो एकदम से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ये आपको लर्न होने चाहिए कि टी वी की पावर जो गामा-1 बराबर कांस्टेंट होता है, और एक जो वी के टर्म्स में ये होता है और पी के टर्म्स में ये होता है, तो ये दोनों एकदम से आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइडियल गैस जो होती है वो कब होती है, एक कोई भी गैस होगी वो आइडियल गैस के तरह बिहेव कब करेगी। तो आप लोग याद रखना कि प्रेशर उसका कम हो, ठीक है, निम्न ताप तथा उच्च दाब पर। ऑप्शन किस तरह से होंगे कि उच्च ताप तथा निम्न दाब पर, ये बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं इनको सक्सेसिव वीडियोस में ये भी आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये आप डाइजेस्ट करें कि निम्न दाब तथा उच्च ताप पर ये आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम जो एसिलेरेशन होता है उन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे फॉर्मूला ये होता है, इसमें अगर जो ये वाई होता है विस्थापन होता है, तो जब उसका वो करना यू मैक्सिमम करना होगा वी मैक्सिमम करने के लिए वाई 0 यानी कि विस्थापन सबसे कम से कम होना चाहिए, तभी वी मैक्सिमम होगा। और जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये डायरेक्ट आपको रिलेशन भी याद रख सकते हो, कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। क्या होता है ओमेगा ए, ठीक है,
और मिनिमम कितना होता है 0। इसी तरह से अगर त्वरण की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो मैक्सिमम त्वरण होता है -a⍵²। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो त्वरण के लिए इसको 1 रखेंगे, एक मतलब आयाम उसके बराबर हो जाएगा विस्थापन के, तो ये 2 निकल के आएंगे। त्वरण जो मिनिमम होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम इतना होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग, ठीक है। जो मैं ये आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो एक रिलेशन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको पता होगा कि ये उनका ट्रेंड है। इस तरह से पूछ देते हैं L/R की विमा क्या होगी, ये प्रेरकत्व तो दे देंगे और ये वो दे देंगे प्रतिरोध T की विमा। तो ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और यूज टू हो जाते हैं, जो 2 एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो उनको पता होती हैं ये बातें। लेकिन फिर भी रिवीजन कराना है तो मैंने इंक्लूड किया कि जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये आप सबको पता होंगे, वो उसका परमिटिविटी यानी कि दोनों के होते हैं, तो उनमें रिलेशन पूछा जाता है। तो जो उनका रिलेशन है ये याद रख लेना आप लोग। और कभी कभी क्या करेगा कि आपसे ऐसे दे देगा μ0/ε0, तो इनका जो मात्रक क्या है, ऑप्शन देगा फेरेड, इस तरह से देगा, तो इनका मात्रक ओम होता है, हमेशा याद रखना है। या इसकी विमा पूछ देगा, इतने पोर्शन की विमा, तो जो रेजिस्टेंस की विमा होती है, जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है वही इसकी होती है, ठीक है। और इसी का उल्टा कर सकता है, ठीक है, इसी फॉर्मूले में उल्टा कर सकता है और पूछेगा इसका मान क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आता है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है हिंट्स के रूप में, कि वो एक कहेगा इलेक्ट्रॉन है, वो उसमें वो कर रहा है, इस तरह से पूरी लैंग्वेज देगा कुछ, और उसमें बस आपको 2 वैल्यू देगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक मैग्नेटिक फील्ड की, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछेगा। तो याद रखना उसकी वेलोसिटी सीधा सीधा डिवाइड कर देना, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैग्नेटिकल फील्ड से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या होता है कि यार बहुत ये भी पूछा जाता है कि tan थीटा क्या होता है, नति कोण, जिसको नति कोण कहते हैं। इसकी इंग्लिश तो मुझे अभी नहीं आ रही है, शायद डीप एंगल होती है, वो पूछता है। तो वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल, मोस्ट कन्फ्यूजिंग। लड़के क्या करते हैं, H/V, एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं करते हैं, बस उनको पता होता है कि एक ऊपर रहता है एक नीचे। तो मैं आपको बता दूं V/H होता है, यानी कि उसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर रहता है और क्षैतिज घटक नीचे, यानी कि वर्टिकल वाला ऊपर रहता है और हॉरिजॉन्टल वाला नीचे। सिंपली इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नेवी में, कि पूछेगा ध्रुवों पर क्षैतिज घटक क्या होगा। अब जो दिमाग लगा लेगा थोड़ा वो तो कर लेगा इसका, कि पोल्स पर जो एंगल होता है वो 90 होता है, ठीक है। अब क्षैतिज घटक मैंने बताया था क्या होता है, cos थीटा, यानी कि जो वेग का क्षैतिज घटक जो क्या हो जाएगा यहाँ पे b, अब मैग्नेटिक है तो BE cos थीटा। अब cos 90, पोल्स पर cos 90 होता है, तो 90 रखोगे तो 0 हो जाता है पोल्स पर। और भूमध्य रेखा पर पूछेगा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में मैंने बताया था साइन वाला वो काम करता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ाया था तब बताया था ऊपर जाता है तो ऊर्ध्वाधर काम करना बंद कर देता है, तभी तो वो नीचे आता है, तो ऊर्ध्वाधर साइन वाला काम करता है, तो BE ऊर्ध्वाधर के लिए साइन। अब भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे 0 होता है, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये यहाँ पे 0 होता है। तो ये क्वेश्चन भी 2 पूछे गए, तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए। और क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि इन दोनों का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, तो BE का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो BE का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब BE का स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन और मिल गया कि V² + H² = BE स्क्वायर। बिलीव मी डायरेक्ट इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, अल्टरनेट करंट होता है, उसके 2 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो उसका वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान का बटे √2 होता है। कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि शिखर मान आप लोग IRMS बटे √2 कर देते हो, तो ये कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, सर पे लगा हुआ है, तो ये चीज़ें मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा टिल एग्ज़ाम की, जितने भी इंपॉर्टेंट। और यार मैं बैठता हूँ कंटेंट को वो करने, क्रिएट करने, तो मैं पाता हूँ कि मैं मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुँचा चुका हूँ, बस वो प्रीवियस वीडियो मेरे सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे नहीं। कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं अभी बीच में जुड़े हैं, तो जो मैं अपकमिंग वीडियो होते हैं उनको तो वो देख लेते हैं, बट प्लेलिस्ट विजिट नहीं करते हैं। भाई मैंने बहुत कंटेंट यार, इनफ, मतलब एक अच्छा स्कोर करने के लिए इतना कंटेंट अवेलेबल है लक्ष्य एयरफोर्स चैनल पे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि इस तरह की कमेंट करना कि ये वो, तो उस तरह से आप विजिट करो चैनल को, बहुत प्रॉफिट मिलेगा।
तो वोल्टता का ये मैं ये जो करा रहा हूँ ये मैंने कराया नहीं, ये मैं सब करा चुका हूँ और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ जो मैं बहुत चीज़ें करा चुका हूँ आपको, ठीक है। लेकिन बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस ये मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो कदर करना जानते हैं अच्छे कंटेंट की, कि आप लोग प्लीज़ विजिट करना, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। अब VRMS क्या होता है, V0/√2। ये मैक्सिमम को पता होता है रिलेशन, बट कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है कि V जो वर्गमाद मूल होता है वो जी शिखर के बटे √2 होता है, ना कि उसके। अब देखो एक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, दो प्लेन मिरर हैं, उनमें हमने एक जो वस्तु है वो रख दी है 90 के एंगल पे, तो बताना है कि उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसके प्रतिबिंब निकालने हैं तो 360 से उसकी जितना भी एंगल दिया उसको डिवाइड करो, एक घटा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कहता है दो हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछ सकता है कि दो प्लेन मिरर हैं तो उनके अनंत प्रतिबिंब बनने के लिए कितने कोण पर रखा जाएगा। तो अनंत पे रखने के लिए वो 0 पे रखा जाता है, क्योंकि तभी यहाँ पे 0 रखोगे और किसी भी राशि से अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव आता है। तो वो याद रखना, ये केस स्पेशल होता है, उसमें अनंत बनते हैं, ठीक है। पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। मुझे तो जब मैं पढ़ता था तो मैंने जो टेक्निक्स यूज की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी कि वो फनी हो, बट मे बी वो किसी के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। तो जो दूरदृष्टि दोष में हमने वर्ड्स काउंट किए 2 आ रहे हैं, उत्तल में काउंट किए 3 आ रहे हैं, ठीक है, वो आधा वाला छोड़ देते हैं। और निकट में मैंने काउंट किए 3 आ रहे हैं और अवतल में 4 आ रहे हैं। तो जिसमें यहाँ पे कम वर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो कम वर्ड्स वाले का कम वर्ड्स वाला उत्तर, अधिक वर्ड्स जिसमें अधिक जो अक्षर हैं उसका अधिक अक्षर वाला उत्तर। दूर में कम थे तो इसमें कम वाला उत्तर हो गया है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो एक टेक्निक से, और जिसको याद है अच्छी बात है। और एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, एक होता है आयतनात्मक प्रसार गुणांक, ठीक है, लीनियर और एरिया वाला और वॉल्यूम वाला। तो इन तीनों का रिलेशन होता है 1:2:3। ये तो सबको पता था, लेकिन वो इसका और इसका पूछेगा या इसका पूछेगा, न्यूमेरिकल देगा, तो वो भी आप लोग देख लेना एक बार, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि कोई एक टेम्परेचर दे देगा डिग्री सेंटीग्रेड का और उसी को फ़ारेनहाइट में चेंज करवाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर होता है फ़ारेनहाइट -32/9। तो ये आप कर सकते हो। और एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे दोनों इक्वल होते हैं, वो -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री को उसमें करोगे तो फ़ारेनहाइट में वही आएगा, ठीक है। सॉरी, जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो मेल्टिंग जो वो होती है, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग एनर्जी, ठीक है। और गुप्त ऊष्मा का मतलब हिडन एनर्जी जो भी हो, तो वो 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, इनमें भी कन्फ्यूजन होती है। स्टूडेंट सोचता है कि देखो माइनस में क्या होता है कि अपोजिट चलता है, जो आपको वैल्यू अधिक दिख रही है वो छोटा है और जो कम दिख रही है वो बड़ा है। तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, तो नाभिक की ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडियस है वो छोटी होगी परमाणु से, क्योंकि परमाणु नाभिक अंदर होता है, तो छोटी वाली मतलब बड़ा डिजिट। तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की होती है 10⁻10। आपको पता होना चाहिए। देखो सेमीकंडक्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जो NPN जो अर्धचालक होता है उसमें मेन जो होते हैं वो पूछा जाएगा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सप्लीमेंट होते हैं वो कोटर होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, आई नीड योर 100% कॉन्सेंट्रेशन। जो NPN यानी कि N अर्ध टाइप होता है उसमें मेन होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और एडिशनल होते हैं कोटर। और जो P टाइप का होता है, P टाइप अर्धचालक, उसमें मेन कोटर होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अर्धचालकों की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, रेजिस्टेंस घटता है बट कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। एक और बात कि जो P टाइप का होता है वो त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से बनता है, और जो N टाइप का होता है, N टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, वो पंच संयोजी उसमें मिलाने पे बनता है, ठीक है। अब ये पंच संयोजी और त्रिसंयोजी क्या हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि त्रिसंयोजी वाला या पंच संयोजी वाला ऑब्जेक्टिव, या उसको घुमा के पूछ सकता है, दे देगा आर्सेनिक मिलाया गया है, क्या बनेगा, N टाइप या P टाइप। तो आपको पता होना चाहिए संयोजी का मतलब उसकी बैलेंसी क्या है, जो उसमें अपद्रव्य मिलाया गया है उसकी संयोजकता क्या है। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 33। तो इसका जब हमने विन्यास किया तो 2, 8, 18, 32 होता है, लेकिन यहाँ पे 2, 8, 18, 18 होता है, तो यहाँ पे लास्ट में 5 बच रहे हैं क्योंकि यहाँ तक 28 हो रहे हैं।
तो इसमें जो बच रहे हैं बैलेंस करने के लिए, इसके आखिरी का ऑर्बिटल पूरा करने के लिए 5 को हटाना पड़ेगा, यानी कि इसकी बैलेंस ही 5 है। 5 को हटा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ये पंच संयोजी है, तो इसको मिलाने पर, पंच संयोजी को मिलाने पर क्या बनता है, एन टाइप। तो इस आर्सेनिक मिलाने पे एन टाइप बनता है। या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो ये 3, इसको हटा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसकी त्रिसंयोजकता है, संयोजकता कितनी है 3, तो इसको मिलाने पर क्या बनता है, इसको पी टाइप बनता है इसको मिलाने से, ठीक है। ये अभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या है कि ये भी पूछ सकता है आपसे, जो लॉजिक गेट होते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी आज देख लेते हैं। देखो 3 होते हैं, एक और गेट होता है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है और एक नैंड गेट होता है, ठीक है। तो इनके फिगर भी पूछ सकता है फर्स्ट थिंग, कि फिगर दे देगा बताओ किसका है। तो मैं आपको बता दूं, नॉट का तो सबको इस तरह से ट्रायंगल रहता है, और ये आप लोग देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। अब कन्फ्यूज़न होती है और में और एंड में, तो मैं आपको बता दूं एंड में डी आ रहा है, तो यहाँ पे डी बना हुआ मिलेगा, जिसमें डी बना हुआ मिलेगा वो एंड का होगा, और जो बच गया वो और का हो जाएगा, ठीक है। अब डी में भी 2 केसेस, एंड वाले में एक नैंड होता है, नैंड यानी कि जिसमें नॉट हो जाता है, यानी कि ये वाला, इसमें सभी में आप देखोगे इधर को जाके इधर सर्कल दिखेगा, इधर को जाके इधर दिखेगा, बट ये नॉट में इधर से आके इसी साइड होता है। तो अगर डी वाले में यानी कि एंड वाले में अगर इधर से आके इधर और हो रहा है तो वो नैंड हो जाता है, ठीक है, NAND। अब इसका क्या होता है, सारणी भी देगा, सारणी दे देगा आपको और पूछेगा कि ये बताओ किसकी सारणी है। तो मैं आपको बता दूं और वाले में ऐड होता है, यानी कि 0 में 0 ऐड हुआ क्या आया 0, 1 में 0 ऐड हुआ क्या आया 1, 0 में 1 1, 1 में 1, तो इसमें 2 नहीं आता है, बस 1 ही आ जाता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और एंड वाले में क्या होता है, एंड की साइड में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, ठीक है। एंड में मल्टीप्लाई होता है और में ऐड करते हैं, ये सारणी का तरीका। ऐड में बस ये है कि एक एक्सेप्शन है कि एक में एक जोड़ते नहीं है, जब इसका इनपुट ये रहेगा तो आउटपुट ये रहेगा, ठीक है, एक और एक दो ना होके एक ही रहता है। अब एंड का भी देख लेते हैं, एंड में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी कि मैं यहाँ पे इधर कर लेता हूँ इसको, आई थिंक ये जो मार्कर है वहीं पे हो रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एंड वाले में क्या होता है, नॉट वाले में अगर आपका इनपुट का रिजल्ट अगर आपका जो है जैसे 0 0 है, तो आपका क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाला केस रहता है, बट यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, 1 आता है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, उल्टा रहेगा, इसका 0 आएगा लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका उल्टा रहेगा 0 आएगा। तो ये इसकी सारणी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक mu द्रव्यमान को पूरी तरह विनिष्ट करने से प्राप्त ऊर्जा होगी। ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो फेसबुक पे और उन सब पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम, कि AA में भी आया है, आ चुका है, और NDA एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, ग्रुप X में भी कई बार लड़के आके बताते हैं इस तरह से पूछा गया है। तो ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूँगा। पहले थोड़ा आपको भी टेस्ट करूँ कि 1 मंथ रह गया है, अपने आप को इवेल्युएट करो कि आप लोग कितने प्रिपेयर हो। तो अगर आपको इसका आंसर है देन आप लोग कमेंट में बताओगे। और मैं बता दूं कि अगर उसी तरह का रिस्पॉन्स इस वीडियो का भी रहता है तो ये सीरीज़ नो डाउट कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो बस इतना ही सपोर्ट होता है आप लोगों का कि एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।